नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। यह सी टेट ईवीएस क्वेश्चन सीरीज का 10वां क्लास है और आज की भी इस क्लास में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हांगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे हांगुल को हम लोग कश्मीरी स्टैग के नाम से भी जानते हैं, कश्मीरी स्टैग के नाम से जानते हैं। और हांगुल जो है जम्मू कश्मीर राज्य का राजकीय पशु भी है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में होगा, ठीक है, वही हांगुल मृग या कश्मीरी स्टैग के लिए होगा। तो सरिस्का जो है यह राजस्थान में है, ठीक है, सरिस्का जो है राजस्थान में है। दाची ग्राम जो है यह जम्मू कश्मीर में है। जिम कार्बेट जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, इसका पुराना नाम हेली नेशनल था, बाद में इसका नाम जिम कार्बेट कर दिया गया। वर्तमान समय में इसका नाम रामगंगा है, यह उत्तराखंड में स्थित है। और अगला है रानीखेत। रानीखेत उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है, ठीक है, नैनीताल में स्थित। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया कि जो हांगुल मृग है उसे कश्मीरी स्टैग के नाम से जानते हैं, कश्मीर का राजकीय पशु भी है। और कश्मीर में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दाची ग्राम। तो इस प्रकार सही ऑप्शन आपका होता है बी, दाची ग्राम। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाली ओजोन परत का संरक्षण एक महत्वपूर्ण संबंधित पहल है। ओजोन परत का संरक्षण किस कारण प्रारंभ हुआ, इसका चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर पहला है रामसर सम्मेलन, दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तीसरा है आपका क्योटो प्रोटोकॉल और चौथा है आपका डरबन समिट या डरबन सम्मेलन। तो सबसे पहले देखते हैं रामसर सम्मेलन। तो रामसर सम्मेलन का संबंध है कि भारत या पूरे विश्व में जो आपके वेटलैंड क्षेत्र होते हैं, जो दलदलीय भूमियां होती हैं, जो जलीय क्षेत्र होते हैं, उनको संरक्षण करने के लिए जो सम्मेलन हुआ था उसे रामसर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत से है, ठीक है, ओजोन के संरक्षण से। इसको लागू किया गया था 16 सितंबर को, इसलिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस गैसों के संरक्षण से, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों से है। और डरबन समिट या डरबन सम्मेलन ये आपका एक पर्यावरणीय सम्मेलन है जिसका नाम है कॉप। कॉप का पूरा नाम आता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। यह विश्व स्तर की सबसे बड़ी जलवायु परिवर्तन संबंधी एक सम्मेलन या संगोष्ठी है। तो कॉप का 17वां जो सम्मेलन हुआ था, ठीक है, वह डरबन में हुआ था, इसलिए इसे डरबन समिट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि ओजोन से संबंधित कौन है, तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ कब था, तो 16 सितंबर 1987 को, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को हम लोग ओजोन परत दिवस के रूप में मना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन को होता है बी। अगला है कि वह पक्षी दो जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है। वह चिड़िया का नाम क्या है, तो ऑप्शन ए है आपका मोर, ऑप्शन बी है तोता, ऑप्शन सी है आपका कोयल और अगला है आपका गौरैया। तो यहाँ पर वह पक्षी जो सामान्य रूप से हमारे घरों में, आपके घरों में दिखाई देता था, वह था आपका गौरैया। लेकिन जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन होना शुरू हुआ, अब गौरैया धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर है। और जिसको संरक्षण करने के लिए प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को, ठीक है, 20 मार्च को गौरैया दिवस के नाम, विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, विश्व गौरैया दिवस। गौरैया को हिंदी में और इंग्लिश में हम लोग स्पैरो कहते हैं। और यहाँ पर इसकी शुरुआत बेसिक तौर पे भारत में हुई थी और जिसके मूल रूप से जो व्यक्ति आते हैं जिन्होंने इनके संरक्षण के लिए काम किया था, उनका नाम आता है मोहम्मद दिलावर। मोहम्मद दिलावर जो कि मुंबई मतलब महाराष्ट्र के नासिक के रहने वाले हैं, ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक के रहने वाले हैं। इन्होंने गौरैया के संरक्षण में प्रमुख अपना योगदान दिया। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि एक विशेष दिवस मनाया जाता है, तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। और गौरैया जो सामान्य रूप से हमारे घरों में दिखाई देती थी, अब धीरे धीरे वह समाप्ति के कगार पर है, तो जिसको जागरूक करने के लिए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका संबंधित है गौरैया से। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किन स्थानों पर आप नाव का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं। पहला है लद्दाख एवं कारगिल, ठीक है, तो लद्दाख में पूरे बर्फीली क्षेत्र है, तो यहाँ पे इस प्रकार के नाव आपको न होता कि नाव मिलेंगे नहीं।
दूसरा है कश्मीर और केरल, तीसरा है सिक्किम एवं दार्जिलिंग और चौथा है दिल्ली एवं मिजोरम। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो वहाँ पर कश्मीर और केरल के बारे में कहा जाता है कि कश्मीर में और केरल में हाउस बोट पाए जाते हैं। ठीक है, हाउस बोट पाए जाते हैं, यहाँ पे डोंगे भी पाए जाते हैं, बल्लम, ठीक है, लंबी लंबी जो नावें बल्लम होती हैं, शिकारा होती हैं, ये सारे नावों के अलग अलग प्रकार हैं। ठीक है, जो कि कश्मीर और केरल में पाए जाते हैं, जिनका मूलतः उपयोग यातायात के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी, कि कश्मीर और केरल ऐसे राज्य हैं भारत के जहां पर नावों का प्रयोग यातायात के साधन के रूप में किया जाता है, और जिस प्रकार की नावें होती हैं उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे हाउस बोट हो गया, डोंगे हो गया, बल्लम हो गया और शिकारा हो गया। अगला, निम्न में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? तो यहाँ पर आपको बता दें, कीटभक्षी पौधे ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ठीक है, जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है ऐसे स्थानों पर कीटभक्षी पौधे पनपते हैं, और नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए वह छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और मेढक और चूहों का भक्षण करते हैं। साथ और उनको आकर्षित करने के लिए वह एक विशेष प्रकार का, ठीक है, गंध छोड़ते हैं। ठीक है, विशेष प्रकार का एक खुशबू रहित गंध छोड़ते हैं, जिससे कि विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उनसे आकर्षित होते हैं और उन्हें वो फंसा लेते हैं। तो यहाँ पूछा गया कीटभक्षी पौधा कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर डायोनिया नेपेंथेस, एजीरेटम और संड्यूज है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आपका एजीरेटम है यह कीटभक्षी पौधा नहीं है। एजीरेटम एक प्रकार का सूक्ष्म फूल है जिससे कि सूखे मेवे निकाले जाते हैं। ठीक है, यह एक प्रकार का सूक्ष्म फूल है जिससे कि सूखे मेवे निकाले जाते हैं, और यह मूलतः अमेरिका में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यह क्या है कि एक फूल है, न कि कीटभक्षी पौधा है। ठीक है, बाकी डायोनिया नेपेंथस, ठीक है, और संड्यू, ये आपके क्या हैं, कीटभक्षी पौधे हैं। अन्य की बात करें तो पीचर प्लांट हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, ठीक है, घटपर्णी के नाम से सामान्य हिंदी में जाना जाता है, जो भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, और ऐसे ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे हो गए। तो इस प्रकार सही ऑप्शन आपका होता है सी वाला। अगला है, रानी को एक कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होता है जो कि, पहला ऑप्शन कह रहा है कि बहुत मजबूत और चटक रंग का है, दूसरा है कि अधिक छिद्र युक्त नहीं है, तीसरा कह रहा है कि जलने पर गंध उत्पन्न करता है, और चौथा कह रहा है कि सभी जगह उपलब्ध है तथा इसके बहुत से उपयोग हैं, और चौथा कह रहा है कि उच्च तापमान में नहीं पहना जा सकता है। तो ये पूछ रहा है कि ये सारे एक कपड़े की विशेषता दी गई है, तो वह कपड़ा किसका बना होगा? रेशम का, पॉलिएस्टर का, सूती का या रेयान का? तो ये सारी की सारी विशेषताएं किसकी हैं? पॉलिएस्टर की हैं। ठीक है, कि यह बहुत मजबूत और चटक रंग का होता है। मूलतः इसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी तो उस दौरान वहाँ पे धीरे धीरे पॉलिएस्टर का प्रयोग ठीक ठाक होने लगा था। तो ये क्या होता था कि इसमें कम खर्च लगते थे, और यह मजबूत भी रहता था, चटक रंग का रहता था, इसमें छिद्र बहुत अधिक मात्रा में नहीं होते थे, और इस जो पॉलिएस्टर का उपयोग है केवल कपड़े नहीं, अन्य उद्योगों में भी इसका प्रयोग शुरू होने लगा था। ठीक है, तो ये सारी की सारी विशेषताएं किसकी है? पॉलिएस्टर की हैं। अगला कह रहा है कि यदि भिन्न प्रजातियों के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इन संबंध में जीव को फायदा होता है और दूसरे जीव को नुकसान होता है। ठीक है, अगर दो जीव एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को नुकसान हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पहला कह रहा है परजीविता, दूसरा कह रहा है सहजीविता, तीसरा कह रहा है उदासीनता, और चौथा कह रहा है कि सभोजिता। ठीक है, तो यहां पर चारों के चारों ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं कि परजीविता किसे कहते हैं। तो आप अगर पढ़ेंगे जैविक अन्योन्य क्रियाएं, तो जैविक अन्योन्य क्रियाओं में, ठीक है, दो जंतु होते हैं, ठीक है, और उनमें फायदा नुकसान इस प्रकार से चीजें देखी जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि परजीविता किसे कहते हैं। ठीक है, तो परजीविता में एक जंतु होता है, मतलब दो जंतु होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि भैंस के ऊपर जो छोटे छोटे कीड़े पाए जाते हैं। ठीक है, भैंस के ऊपर जो छोटे छोटे कीड़े पाए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि भैंस एक जंतु हो गया, और छोटे छोटे जो कीड़े पाए जा रहे हैं वो क्या हो गए? दूसरे जंतु हो गए। तो यह कीड़े क्या करते हैं? भैंस के खून को चूसते हैं। तो भैंस को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। भैंस को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। ठीक है, लेकिन यह कीड़ों का क्या हो रहा है? पेट भर रहा है। तो भैंस को नुकसान हो रहा है और कीड़ों का क्या हो रहा है? पेट भर रहा है। तो एक को नुकसान हो रहा है और दूसरे को क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। ऐसे अगर आप नहीं समझ सकते हैं तो आप अमरबेल का पौधा देखे होंगे। अमरबेल का पौधा क्या होता है कि अमरबेल का पौधा जो होता है पौधों पर ऐसे लताओं के टाइप लपटा होता है,
और यह जिन पौधों पे लिपटा होता है उन्हीं के द्वारा, ठीक है, अपना भोजन बनाता है। और आप देखते हैं कि जिन पौधों पे यह लिपटा होता है कुछ समय बाद वह पौधे क्या होते हैं, सूख जाते हैं। तो इससे क्या हुआ कि अमरबेल को फायदा हुआ और जिस पौधे पे अमरबेल था उसको क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो एक जीव को क्या हो रहा है, फायदा, और दूसरे को क्या हो रहा है, नुकसान। तो इसको हम क्या कहते हैं, परजीविता कहते हैं। सजीविता में किसे कहते हैं कि इसमें दोनों जीवों को फायदा होता है। जैसे कि आपके सीटेट में पूछा गया है कि भैंस के ऊपर जो बगुला बैठता है, तो भैंस और बगुले के बीच में क्या संबंध है। तो आपको जैसे मैंने बताया कि भैंस के ऊपर कीड़े पाए जाते हैं और कीड़े को कौन खाता है, बगुला, ठीक है। तो इससे बगुले को भी क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, और भैंस को भी क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर जो कीड़े नुकसान उसको पहुंचा रहे हैं उसको खा रहा है बगुला। तो आप देख रहे हो कि भैंस को भी फायदा हो रहा है और किसको, बगुला को भी फायदा हो रहा है, या कौवे को भी फायदा हो रहा है, ठीक है। तो जहां पर दोनों जीव जंतु को क्या होता है कि लाभ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सहजीविता। उदासीनता का मतलब कि जहां पर, ठीक है, न किसी को लाभ होता है न किसी को हानि होता है, ठीक है, दोनों के दोनों क्या होते हैं कि उदासीन रहते हैं, ठीक है, तो उसे उदासीनता कहते हैं। और स्वभोजिता का मतलब क्या होता है कि एक को तो लाभ होगा और दूसरा प्रभावित नहीं होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि शेर और सियार एक साथ रहते हैं, लेकिन शेर को मतलब जिस जानवर को क्या करता है कि हमला करता है उसको खाता है, और उसका जो बचा हुआ भाग होता है उसको कौन खाता है, सियार खाता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि सियार को फायदा हो गया और एक क्या हो गया, अप्रभावित हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्वभोजिता कहते हैं। तो हालांकि जिस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को क्या होता है, फायदा, और दूसरे जीव को क्या होता है, नुकसान होता है, ठीक है। एक जीव को फायदा होता है और दूसरे को क्या होता है, नुकसान होता है। तो जैसा कि मैंने बताया इसे हम क्या कहते हैं, परजीविता कहते हैं। और सजीविता किसे कहते हैं कि यहां पर दोनों को दोनों क्या होगा, फायदा होगा। यहां पे एक को फायदा होगा एक को नुकसान होगा, ठीक है, प्लस का मतलब फायदा और माइनस का मतलब नुकसान। सजीविता का मतलब कि दोनों को क्या होगा, फायदा होगा। उदासीनता का मतलब कि दोनों को ना तो फायदा होगा ना ही नुकसान होगा। संयोजिता का मतलब क्या होगा, एक को फायदा होगा और दूसरा क्या रहेगा, अप्रभावित रहेगा। तो यहां पे जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से आपका ए वाला ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है सल्फर डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सबसे पहले जान लेते हैं ग्रीन हाउस गैसें किसे कहते हैं। तो वह गैस जो हमारे वायुमंडल के तापमान को बढ़ा देता है, उन सारी गैसों को हम लोग ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं। गैसों को हम ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं। तो इसमें मीथेन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी आता है। सल्फर डाइऑक्साइड को यह मुख्यतः अम्ल वर्षा में जिम्मेदार होता है, ठीक है। अम्ल वर्षा जिसको स्टोन कैंसर के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि अम्ल वर्षा के लिए मूलतः कौन सी गैस जिम्मेदार होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। तो यह सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यह अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। तो जिसके लिए आपका सही ऑप्शन होता है सी। अगला है, निम्न में से कौन सा पौधे का उपयोग डिब्बा बनाने या मकान बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गन्ना जो है एक प्रकार का पौधा है, तो उसका केवल हम क्या करते हैं, शुगर बनाने में, ठीक है, या गुड़ बनाने में करते हैं। मक्के का, ठीक है, इसका भी इस प्रकार का कोई उपयोग नहीं है। बांस और घास, तो घास का घर बनाने में तो किया जाता है, लेकिन इससे डब्बा नहीं बनाया जाता है। लेकिन जो आपका बांस है, ठीक है, जो आपका बांस है, जो आपका बांस है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि जो आपका बांस है, ठीक है, बांस का प्रयोग आपने जैसे कि पढ़ा होगा कि असम राज्य में, ठीक है, बांस के घर बनाए जाते हैं। और सिक्किम जैसे राज्यों में आपने सुना होगा कि वहां पर अब धीरे धीरे इसका क्या ग्लास और डब्बा भी बनाया जा रहा है कि जिसमें वस्तुओं को संरक्षित रखा जाता है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला निम्न में से कौन सी भोजन संबंधित आदत कार्बन पद चिन्ह को कम करने में मदद करेगी, ठीक है, कार्बन पद चिन्ह को कम करने में मदद करेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देते हैं कार्बन फुटप्रिंट किसे कहते हैं। तो एक ऐसा स्थान मनुष्यों के द्वारा जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं कि हम एक नगर क्षेत्र में रह रहे हैं और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अपनी फैक्ट्री खोल दी। तो फैक्ट्री से क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और विभिन्न प्रकार के प्रदूषण जो गैसों का उत्सर्जन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं, ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट या कार्बन पद चिन्ह कहते हैं। तो आप सोचो कि ऐसा क्षेत्र जहां पर पूरा का पूरा नेचुरल इन्वायरमेंट हो, ठीक है, पूरा का पूरा नेचुरल इन्वायरमेंट हो, वहां पर किसी प्रकार के गैसों का उत्सर्जन, जो हानिकारक गैसें हैं उनका उत्सर्जन होगा नहीं। तो वहां पर कार्बन पद चिन्ह कम होगा या अधिक होगा, तो वहां पे कार्बन पद चिन्ह क्या होगा, कम होगा।
तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो कार्बन फुटप्रिंट किसे कहते हैं कि जहां पर मानव आबादी रहती है और उनके क्रियाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो हानिकारक गैसें निकलती हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, इस प्रकार की जो गैसें निकलती हैं उसे हम कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं कि वहां पर कितने अधिक मात्रा में कार्बन फुटप्रिंट पाया जा रहा है। जहां पे नेचुरल इन्वायरमेंट है वहां पे इस प्रकार की चीजें कम होती है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी एक्टिविटी जो है कार्बन पद चिन्ह को कम करेगा, मतलब कि कार्बन के उत्सर्जन को कम करेगा। तो पहला है कि मांस मछली खाना, दूसरा कह रहा है कि संरक्षित खाद्य पदार्थों जैसे डिब्बे बंद बीन्स का सेवन करना, और तीसरा कह रहा है कि दूध व दूध से बने पदार्थों का सेवन करना, और अगला कह रहा है कि स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन। तो यहाँ पे सबसे अच्छा क्या होगा कि स्थानीय रूप से उगे हुए, जो नेचुरल रूप से उगे हैं खाद्य पदार्थ, उनका सेवन करेंगे तो वो अब कैसे क्या होंगे, नेचुरल रूप से उगेंगे और उनमें किसी प्रकार के रसायनों का हम उपयोग नहीं करेंगे किसी प्रकार। जैसे अब यहाँ पे मांस मछली का खाना, ठीक है, तो हम मांस मछली को खाएंगे, ठीक है, तो उनके जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के अंगीठियों का प्रयोग करेंगे, तो उससे भी क्या होगा कि कार्बन का उत्सर्जन होगा। संरक्षित खाद्य पदार्थ जैसे डिब्बा बंद बीन्स का सेवन, तो डिब्बा बंद जो बीन्स है, फिर उसके बाद डिब्बा बंद को हम जो डिब्बा बंद चीजें होती हैं उसको फेंकेंगे, तो उससे भी क्या होगा, प्रदूषण होगा। दूध व दूध से बने पदार्थों का सेवन करना, तो आपने पता है कि दूध के लिए हम क्या करें, भैंसों को रखना पड़ेगा, और भैंस जहां पे रहते हैं वहां पे बहुत अधिक मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। और अगला है कि स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन, तो स्थानीय रूप से जो उगते हैं अपने से उगते हैं, उनमें किसी प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं होता है, वो आसानी से डिकम्पोज भी हो जाते हैं, तो उस प्रकार वहां पर कार्बन फुटप्रिंट क्या होगा, कम मात्रा में उत्सर्जन होगा। तो इस प्रकार सही ऑप्शन आपका डी होता है। अगला कह रहा है कि एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पाद को लंबे समय तक नहीं रख सकता है और कारण तुरंत उसे कम दामों में बेचने का निर्णय लेता है। तो यहां पूछ रहा है कि वह क्यों इस प्रकार की एक्टिविटियां कर रहा है। तो आपका पहला ऑप्शन है कि पहला ऑप्शन है आपका कि वह सूचना प्राप्त निर्णय लेने के लिए शिक्षित नहीं है। दूसरा कह रहा है कि उसे बिक्री बेचने का मतलब उसे विक्रय बेचने का कला का अभाव है। तीसरा कह रहा है कि शीघ्र खराब होने वाले सामान के कारण संकटग्रस्त बिक्री, और चौथा कह रहा है कि उसे बाजार के नियमों का ज्ञान नहीं है। तो यहाँ वैसे ये कच्चे सामान है और वह क्या करेगा, कच्चे सामान अगर नहीं बिकेगा तो वो क्या करेगा, जल्दी से बेचकर कम दामों में बेचकर निकल जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि वह सड़ जाए तो उसका कुछ भी ना मिले। तो इससे चाहिए कम दाम में ही बेचकर हमें कुछ तो फायदा हो जाए। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पक्षी की चोंच में छानने की प्रणाली होती है। पहला है आपका फ्लेमिंगो जिसे हंसावर कहते हैं, दूसरा है रॉबिन जिसे यूरोपीय छोटी चिड़िया कहते हैं, तीसरा है मेकाओ जिसको लंबी पूंछ का तोता कहते हैं, और चौथा है गौरैया। तो यहाँ पे इसको याद करने वाली चीजें हैं कि फ्लेमिंगो, ठीक है, एक ऐसी पक्षी है जो रेत से, ठीक है, पानी और रेत के अंदर अगर उसे कोई खाद्य पदार्थ मिलता है तो उस रेत से चीजों को छान कर क्या करती है कि उसको अलग कर सकती है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगला कह रहा है कि उस जोड़े की पहचान कीजिए जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण है। तो यहाँ पे पहला है इल्ली एवं भृंगु, ठीक है, दूसरा कह रहा है सुंडी एवं मक्खियाँ, और तीसरा कह रहा है भृंगु एवं मक्खियाँ, और चौथा कह रहा है सुंडी एवं इल्ली। तो कैटरपिलर आपने देखा होगा, ठीक है, कि कैटरपिलर जो है वह एक प्रकार का कीड़ा होता है जिसमें कई सारे ऐसे पैर लगे होते हैं, ठीक है, इतने बड़े कीड़े। तो जो आपका फीमेल कीड़ा होता है, ठीक है, इस प्रकार का, उसे हम कैटरपिलर कहते हैं, और जो मेल कीड़ा होता है उसे इल्ली, ठीक है, मैगोट्स के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होते हैं कि लार्वा के उदाहरण है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी। अगला कह रहा है कि ईवीएस की प्रकृति है, पहला है एकीकृत, दूसरा है अनुशासनिक, तीसरा है अंतर संबंधित, और चौथा कह रहा है स्टैटिक यानी कि स्थिति या एस्थेटिक। तो आपने पता है कि हमने किसी क्वेश्चन में किसी पेपर में बताया होगा कि एनसीएफ, ठीक है, एनसीएफ 2000 में यह अनुशंसा की गई थी कि इन्वायरमेंट की प्रकृति कैसी होगी, एकीकृत होगी, और इसको समावेशित भी किया गया था। और एनसीएफ 2005 में, ठीक है, इसे विस्तार किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एकीकृत प्रकृति को किस एनसीएफ द्वारा अपनाया गया था, तो 2000, और किसके तहत इसका विस्तार किया गया था, 2005 के तहत। तो ईवीएस की प्रकृति क्या है, एकीकृत है, कि एक साथ वह अधिक भाषाओं को, अधिक चीज़ों को सीख पाएँ, और एक साथ जब सीखेंगे तो उनमें जो डिस्प्यूट वाली चीज़ें होंगी वह नहीं आएंगी, ठीक है। उनके अंदर जो विभिन्न प्रकार के विचलित होने वाली भावनाएं होती हैं, ठीक है, जो पजल्ड हो जाता है उनका दिमाग, उस प्रकार की चीज़ें उनके अंदर नहीं आएगी। तो इसलिए एनसीएफ 2000 में क्या कहा गया कि ईवीएस की प्रकृति कैसी होगी, एकीकृत होगी, और 2005 में इसका विस्तार किया गया। तो ईवीएस की प्रकृति कैसी, एकीकृत, और एकीकृत का मतलब होता है कि एक ही साथ एक बार में एक से अधिक ज्ञान को और एक से अधिक भाषाओं को हम सीख सकें।
अगला है कि ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है क्योंकि पहला कह रहा है कि थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त एवं अंतर संबंधी समझ को विकसित करता है। दूसरा कह रहा है कि छात्र ईवीएस को आसानी से सीख सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि ईवीएस को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल होकर सीख सकते हैं। और चौथा कह रहा है कि शिक्षक छात्रों के सीखने को सरलता से आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा ऑप्शन है ए है, ठीक है, कि जो ईवीएस की कक्षा है वह ईवीएस का जो पाठ्यक्रम है वो थीम आधारित है क्योंकि छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त एवं अंतर संबंधी समझ को विकसित करता है। जैसा आपने पता है कि एनसीएफ 2005 में 6 थीमों का जिक्र किया गया है, जिसमें कि पहला थीम है परिवार एवं मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है पानी, चौथा है आवास और पांचवा है यात्रा और छठा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो यह थीम आधारित इसलिए क्योंकि एक संयुक्त और अंतर संबंधी समझ को विकसित कर सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा को निम्न में से किसकी अनुशंसा पे एकीकृत किया गया। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया कि एनसीएफ, ठीक है, 2000 के तहत स्वीकृत किया गया था और 2005 में इसको विकसित किया गया, ठीक है, विस्तृत किया गया। तो हालांकि यहाँ पे 2000 ऑप्शन में नहीं है, तो इस प्रकार से हम किसको सही करेंगे, बी वाले को सही करेंगे कि एनसीएफ 2005। अगला ईवीएस की अध्यापिका के लिए अपनी ईवीएस की कक्षा में निम्न में से कौन सी सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है। अगला है आपका कि विद्यालय की भौगोलिक स्थिति। दूसरा कह रहा है कि महानगरों के में बड़े विद्यालय। तीसरा कह रहा है भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना और चौथा कह रहा है छात्रों के लिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण होता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना है, क्योंकि एक जो विद्यालय है वहाँ पर विभिन्न समुदाय के, विभिन्न इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के, ठीक है, और अलग अलग भाषाओं वाले और अलग अलग सोच वाले बच्चे आते हैं। तो किसी प्रकार का स्टेटमेंट देने से पहले, ठीक है, एक चुनौती होगी कि कहीं किसी को समझ में आया नहीं आया और वह उसको किस प्रकार से समझ रहा है। तो सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण होगा आपका सी वाला। आगे निम्नलिखित में से किस प्रकार का सीखना ईवीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। तो पहला है कि आपने पता है कि प्राथमिक स्तर पर करके सीखना, ठीक है, क्योंकि प्राथमिक स्तर की जो क्रियाएं होती हैं क्रियात्मक से संज्ञानात्मक होती हैं, क्रियात्मक से संज्ञानात्मक होती हैं, तो मतलब कि स्वयं करके सीखना। दूसरा है कि उसका फिर विवरण दिया जाता है, भी सही है। और तीसरा है आपका परिभाषाओं द्वारा सीखना, रट कर सीखने को बिल्कुल हतोत्साहित किया गया है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन केवल होता है ए वाला, ठीक है, कि ए, बी और सी आपका सही ऑप्शन है। अगला कह रहा है कि पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संवेदित करने के लिए किसी नीति की खोज कीजिए। तो पहला है आपका कहानी एवं विवरण, दूसरा है कि प्रयोग, तीसरा है हास्य एवं पट्टियाँ और चौथा है आपका कविताएं। ठीक है, तो यहाँ पर पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संवेदित करने के लिए सबसे अच्छा क्या होगा आपका कि कहानी एवं विवरण, कि हम उन्हें एक अच्छी कहानी सुनाएंगे, ठीक है, और उसका विवरण देंगे। प्रयोग का मतलब है कि उनको हम पकड़ कर लेकर आए। उनको तो प्रयोग क्या है कि पशुओं के संरक्षण के लिए प्रयोग सही नहीं है। हाँ, इन्वायरमेंट में प्रयोग सही है, लेकिन पशुओं के संरक्षण के लिए प्रयोग सही नहीं है। हास्य चित्र पट्टियां दिखाना, मतलब कि जो कॉमिक्स होता है, कॉमिक्स जैसी जो पुस्तकें होती हैं उनको दिखाना है किस प्रकार से पशुओं को मारने पे या पेड़ पौधों को मारने पे उनको भी दर्द होता है। और कविताएं, ठीक है, कविताएं आपका जो है कि कहानी और कविताएं एक ही में आते हैं कि हम कविताएं सुनाएं तो उससे वो क्या हो जाएंगे, ठीक है, जागरूक होंगे। तो यहाँ पे सही कौन सा होता है, ए, सी और डी। ठीक है, तो इस प्रकार से बी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। अगला है कि कक्षा में ईवीएस के क्रियाकलापों का संचालन करने का उद्देश्य है। पहला कह रहा है कि छात्रों को अन्वेषण एवं अवलोकन के अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है कि ईवीएस में क्या होता है कि छात्रों को खोजने का और उन्हें देखने का अवसर होना मिलना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि छात्रों के क्रियात्मक कौशल को विकास करना, ये भी बिल्कुल आपका सही है कि हम उन्हें करके सिखाने की चीज़ों को विकसित रहेंगे। और तीसरा है आपका छात्रों को सौंदर्यवेदी संवेदन को विकसित करना। ठीक है, कि प्रकृति की जो सौंदर्यता है उसके प्रति उन्हें, या जानवर जो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है उसके प्रति उनको संवेदनशीलता को विकसित करना, ये भी सही है। और अगला कह रहा है कि छात्रों को संबंधित विषय वस्तु को स्मरण कराने में मदद करना। तो यहाँ पर रटने की चीज़ों को मना किया गया है। तो इस प्रकार से आपका कौन सा सही होता है, ए, बी और सी। अगला है कि छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्न उनकी ईवीएस शिक्षा या प्राप्ति का महत्वपूर्ण सूचक है क्योंकि। पहला कह रहा है कि आपका
कि प्रश्न छात्रों के ज्ञान के आकलन में मदद करते हैं, ये सही है आपका। दूसरा कह रहा है प्रश्न छात्रों के स्वयं की अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान करते हैं, ये भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि प्रश्न छात्रों के सीखने के प्रति जिज्ञासा का सूचक है, तो ये भी आपका सही है। तीसरा चौथा कह रहा है कि प्रश्न छात्रों के क्रियात्मक कौशल का मूल्यांकन करते हैं, तो हम उनके प्रश्नों से उनके क्रियात्मक कौशल का मूल्यांकन ठीक है नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है, ए, बी और सी। तो ये भी यहाँ पर भी आपका कौन सा ऑप्शन है, सी वाला सही है। अगला कह रहा है कि ईवीएस का विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए समाधान का विश्लेषण करता है। विश्लेषण एक है आपका, पहला ऑप्शन है कि प्रक्रिया कौशल, तो बिल्कुल सही है कि विश्लेषण कर रहा है तो किस प्रकार से चीज़ों कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया, ये भी आपका सही है। यहाँ पर आपका तीसरा और चौथा गलत होता है, इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका ए और बी। अगला कह रहा है कि पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षकों के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा ईवीएस की शिक्षा का एक अच्छा साधन हो सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों को सीखने के लिए वहाँ पे ना शिक्षक है ना पाठ्य पुस्तक है, तो उसके अलावा इनमें से कौन सा सबसे सही हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा क्या हो सकता है आपका न्यूज़पेपर, ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर बच्चे स्वयं से पढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है आपका समुदाय के सदस्य, क्योंकि समुदाय के सदस्य भी सीखते हैं। और तीसरा कह रहा है कविता, तो कविता टीचर ही पढ़ाते हैं जो कि पाठ्य पुस्तकों में दिया जाता है, और क्रियाकलाप टीचर ही करवाते हैं, ठीक है। जब तक क्रियाकलाप बच्चों को नहीं करवाएंगे तो यहाँ पर कविता और क्रियाकलाप जो है पाठ्य पुस्तक और शिक्षकों से संबंधित है, जबकि समाचार और समुदाय के सदस्य जो है पाठ्य पुस्तक और शिक्षकों से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस विषय पर चर्चा ईवीएस की कक्षा में होगी। ऑप्शन ए है आपका पेट्रोल के रेट्स, ऑप्शन बी है आपका पशुओं का संरक्षण, ऑप्शन सी है आपका जल आपदा, और ऑप्शन डी है आपका बीजों के अंकुरण में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है आपका ईवीएस की कक्षा में का विषय हो सकता है। तो आपका पेट्रोल के रेट भी हो सकते हैं, पशुओं का संरक्षण भी हो सकता है, ठीक है, आपका जल आपदा भी हो सकता है, और यहाँ पे बीजों के अंकुरण हो सकता है। लेकिन बीजों के अंकुरण में कार्बन डाइऑक्साइड का जो सांद्रण है वह बच्चे समझ नहीं सकते हैं, तो इस प्रकार से ए, बी और सी हो सकता है। तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के मूल्यांकन में सामाजिक कौशल का सूचक हो सकता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है आपका कि वर्गीकरण, दूसरा है आपका विश्लेषण, तीसरा है साझा करना तथा मिलकर कार्य करना। तो यहाँ पे सामाजिक कौशल क्या दर्शाता है, साझा करना और मिलकर कार्य करना, यह सामाजिक कौशल का सूचक है। अगला है कि रंग के आधार पर पशुओं को वर्गीकृत करना उपयुक्त वाक्यांश इंगित करता है। तो यह सीखने का उद्देश्य को इंगित करता है कि रंग क्या है, क्योंकि आप देखते हैं कि गाय जो होता है वो भूरे कलर की भी होती है, सफ़ेद कलर की भी होती है, भैंस भी कई सारे भूरे कलर की होती हैं, ब्लैक कलर की होते हैं, कुत्ते भी क्या होते हैं ब्लैक, ब्राउन, वाइट, इस प्रकार के होते हैं। तो यह सीखने के का उद्देश्य को, ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव को क्या कर रही है, इंगित करता है, ठीक है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन आपका होता है ए। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है कि शिक्षक द्वारा उनके ईवीएस छात्रों का मूल्यांकन उनके अवलोकन द्वारा उनसे प्रश्न पूछकर चित्र बनाने में उनकी भागीदारी तथा विचार विमर्श में हिस्सा लेने एवं उनके उपरांत इकाई परीक्षण यह दर्शाता है कि पहला कह रहा है आपका कि शिक्षिका अवलोकन के उपकरण का प्रयोग करती है, दूसरा कह रहा है शिक्षिका संकलित मूल्यांकन का प्रयोग करती है, तीसरा कह रहा है कि शिक्षिका विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग करती है, और चौथा कह रहा है कि शिक्षिका सहपाठी मूल्यांकन तकनीकी के प्रयोग कर रही है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ईवीएस छात्रों का मूल्यांकन उनके अवलोकन द्वारा उनसे प्रश्न पूछकर चित्र बनाने में भागीदारी तथा विचार विमर्श में हिस्सा लेने एवं उसके उपरांत इकाई परीक्षण को क्या दर्शाता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा कि शिक्षिका विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग करती है, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होता है, आपका सी। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, जल्दी अगले सेशन को लेकर आएंगे, ठीक है, जिसमें कि इसी प्रकार के कुछ शिक्षण के क्वेश्चन ज़्यादा रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें शिक्षण के क्वेश्चनों की संख्या अधिक है। तो जितना अधिक आप प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना ही अधिक आपके लिए लाभप्रद होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आप इसी प्रकार से हमारे साथ निरंतर बने रहेंगे और अन्य दोस्तों को भी मेरे साथ जोड़ने की आप कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।